हाय दोस्तों, आज हम एक अनकॉमन हेडेक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लस्टर हेडेक। दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल हेडेक है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और जिसको होता है एक्चुअली वही समझ सकता है कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। दोस्तों इसका नाम सुसाइडल हेडेक भी होता है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जब ये हेडेक किसी पेशेंट को हो रहा होता है या जब पेशेंट एंटिसिपेट कर रहा होता है कि उसे ये वाला हेडेक होने वाला है, तो उसके मन में सुसाइडल ख्याल भी आने लग जाते हैं। इतना सीवियर होता है इसमें हेडेक। दोस्तों इसमें नॉर्मली डायग्नोसिस करना भी इतना आसान नहीं होता और कई सारे पेशेंट्स को डायग्नोसिस मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम डेटा की बात करें तो लगभग 50% पेशेंट्स को क्लस्टर हेडेक की डायग्नोसिस मिलने में ही 5 साल से ऊपर का टाइम लग जाता है। एक कॉमन प्रेजेंटेशन होती है दोस्तों कि जैसे रात में सो रहे हैं, अचानक से नींद खुल गई और उस टाइम बहुत तेज़ सर में एक तरफ दर्द हो रहा है। क्लस्टर हेडेक की संभावना हो सकती है। इसमें नॉर्मली एक आंख के आगे पीछे दर्द होता है या सर के एक हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्लस्टर हेडेक के टोटल साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों हम क्लस्टर हेडेक के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है और अगर इसमें मैनेजमेंट किया जाए, अगर इसमें ट्रीटमेंट लिया जाए तो फिर इसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ा-थोड़ा कम हो सकते हैं और लाइफ मैनेज करने में थोड़ा हेल्प हो सकती है। नॉर्मली दोस्तों इसका अटैक 15 मिनट से लेकर के 3 घंटे के बीच में किसी भी ड्यूरेशन के लिए चल सकता है। एवरेज आधे घंटे के लिए इसका अटैक चलता है। दिन में कई बार क्लस्टर हेडेक के अटैक्स पड़ सकते हैं, 7-8 बार भी पड़ते देखे गए हैं। दोस्तों इसका नाम क्लस्टर हेडेक इसलिए है क्योंकि एक ड्यूरेशन होती है जिस टाइम पे क्लस्टर हेडेक के अटैक्स लगातार पड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जबकि क्लस्टर हेडेक के अटैक पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं। दोस्तों वो ड्यूरेशन हफ्तों या महीनों या सालों भी चल सकती है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहे हैं और फिर से आपको क्लस्टर हेडेक की अटैक पड़ना स्टार्ट हो जाएँगे। फिर से आप उस ज़ोन में आ जाएँगे कि आपको ये वाला हेडेक हो रहा है। तो एक-एक करके बात करते हैं दोस्तों। पहले हम कवर करते हैं कि क्लस्टर हेडेक के सिम्पटम्स क्या होते हैं, किस तरह के लक्षणों से पता लग सकता है कि आपका जो हेडेक का टाइप है वो क्लस्टर हेडेक है। दोस्तों आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो हेडेक है वो लगभग 150 तरह के होते हैं, 150 तरह के हेडेक होते हैं और क्लस्टर हेडेक उनमें से जस्ट एक वैरायटी है। दोस्तों ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। कोई भी ऐसा सीटी स्कैन, हेड का एमआरआई स्कैन, कुछ भी ऐसा नहीं होता, ब्लड टेस्ट वगैरह, जिससे कि ये पता लग जाए कि ये क्लस्टर हेडेक है। तो पेशेंट से बात करके उसके सिम्पटम्स को समझ करके डॉक्टर्स ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि पेशेंट को क्लस्टर हेडेक है या किसी और तरह का हेडेक है। दोस्तों अगर हम क्लस्टर हेडेक के सिम्पटम्स की बात करें तो ये जान लेना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हेड है, नॉर्मली उसका एक तरफ का रीजन इसमें अफेक्ट होता है और ये भी देखा जाता है दोस्तों कि इसमें एक सर्कैडियन रिदम का पैटर्न भी फॉलो हो सकता है। मतलब कि अगर आपको रात में हेडेक हो रहा है, क्लस्टर हेडेक, तो फिर पर्टिकुलरली उसी टाइम पे नॉर्मली हर एक रात में होने की टेंडेंसी होती है। दोस्तों इसके सिम्पटम्स में क्या होता है कि जो सर का एक तरफ का हिस्सा है उसमें बहुत एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत ज़्यादा पेन होता है। हो सकता है कि पेन आपकी आँख के पीछे की तरफ हो या आँख के चारों तरफ हो और वो जो सर एक तरफ के सर का दर्द है दोस्तों, वो आपकी जॉ की तरफ भी जा सकता है, आपकी नेक की तरफ भी जा सकता है और आपके गालों की तरफ भी जा सकता है, मतलब कि चीक्स की तरफ भी जा सकता है। दोस्तों इस सर दर्द के साथ में रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। किसी-किसी पेशेंट को सर दर्द होने के पहले थोड़ा नौज़िया भी होता है। नौज़िया मतलब कि जी मिचलाने की टेंडेंसी होती है। साथ-साथ दोस्तों इस सर दर्द के साथ में कुछ और ख़ास बातें जुड़ी हुई हैं। वो ये हैं कि हो सकता है कि आपकी जिस तरफ आपको दर्द हो रहा हो उस तरफ की आँख में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो या कि उस तरफ की आँख में बहुत ज़्यादा लाली आ गई हो या कि उस तरफ की आँख से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाए, उसमें से पानी बहना स्टार्ट हो जाए। ये भी हो सकता है दोस्तों कि उस तरफ जिस तरफ के सर में दर्द हो रहा है आपको, उस तरफ जो माथा है वहाँ से आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाए या जो उस तरफ की नाक है वो बहनी स्टार्ट हो जाए या उस नाक के अंदर बिल्कुल स्टफीनेस हो जाए, मतलब कि ठीक से उस नाक से आपको सांस ना लिया जा रहा हो। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उस तरफ की जो आँख की पलक है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ गई हो, ठीक है? और इसमें पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, मतलब कि वो किसी भी पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं होता। जैसे वो बैठा हुआ है तो आगे पीछे हिल रहा है, कुछ भी करके उसको पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि सहन के बाहर हो रहा है। अगर हम इस हेडेक की कैरेक्टर के बारे में बात करें दोस्तों, तो कुछ एक बर्निंग सी फीलिंग पेशेंट्स बताते हैं या कुछ एक पियर्सिंग सी फीलिंग बताते हैं। इसका मतलब हो गया कि कुछ जलने वाली सी फीलिंग आ रही होती है या कि कुछ चुभने वाली सी फीलिंग आ रही होती है। दोस्तों किसी-किसी पेशेंट में ऐसा भी देखा जाता है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे हेडेक हो रहा है, उस टाइम पे लाइट और साउंड के लिए सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। मतलब कि जो प्रकाश है या जो साउंड सोर्स हैं वो इंसान को रेस्टलेस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। भले वो लाइट बहुत ज़्यादा चमक वाली ना हो या कि वो साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, लेकिन पेशेंट को उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है। ये भी चीज़ इस क्लस्टर हेडेक में देखी जाती है। तो समराइज़ कर दें तो क्लस्टर हेडेक में हेड का एक तरफ का हिस्सा इन्वॉल्व होता है और सर दर्द के अलावा इसमें और भी कई सारे सिम्पटम्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों क्लस्टर हेडेक नॉर्मली डेली होता है और रात में भी दोस्तों इसके होने की टेंडेंसी ठीक-ठाक देखी जाती है। बल्कि ऐसा होता है नॉर्मली कि पेशेंट रात को सो गया, उसके करीब 2-3 घंटे बाद फिर उठ गया रात में जब बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है। दोस्तों इसका नाम क्लस्टर हेडेक इसलिए क्योंकि एक क्लस्टर पीरियड होता है जिस टाइम पर यह हेडेक हो रहा है।
कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक चल सकता है कि डेली पेशेंट को हेडेक हो रहा हो। और जब वो क्लस्टर पीरियड खत्म हो गया, मतलब वो हेडेक के सिम्टम्स वाला पीरियड खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है, फिर पेशेंट ठीक रहता है, फिर कोई हेडेक नहीं है। और कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद फिर से क्लस्टर पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि क्लस्टर पीरियड का मतलब है कि अब वो हेडेक जो है वो डेली होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये दिन में एक बार भी पड़ सकता है, दिन में कई बार भी पड़ सकता है, 8 बार तक पड़ते भी देखा जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन है दोस्तों, वो नॉर्मली 15 मिनट से 3 घंटे की होती है। एक एवरेज होता है कि लगभग आधे घंटे तक इसका अटैक लगातार रह सकता है, और इसका पेन बहुत एक्सक्रूशिएटिंग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट को रोने को होता है, पेशेंट को किसी भी कंडीशन में नॉर्मली आराम नहीं पड़ रहा होता है। जैसे माइग्रेन वगैरह में फिर भी होता है कि अगर आप लेट जाओ तो हल्का-फुल्का किसी को रिलीफ मिल जाता है, बट इसमें तो बस पेशेंट रेस्टलेस रहता है, बस एक ही जगह पे बैठा हुआ आगे पीछे हो रहा है, घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्लस्टर हेडेक के कॉज क्या होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली कॉजेज़ इसके अभी भी साइंस में पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं है। मॉडर्न साइंस में रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी किस एग्जैक्ट रीज़न से होता है वो नहीं पता है। ऐसा समझा जाता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसकी सेटिंग में कुछ इश्यू ऐसा होता है जिस वजह से क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन अभी भी पक्का कुछ नहीं है इस तरह। इसमें मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा आपको कि किस-किस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो क्लस्टर हेडेक को ट्रिगर कर सकते हैं या कि बढ़ा सकते हैं। तो अल्कोहल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई सारे पेशेंट्स को अल्कोहल लेने के बाद ये ट्रिगर होता है। साथ-साथ दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है, कुछ एक मेडिसिन्स होती हैं जिनको लेने के बाद क्लस्टर हेडेक जो है वो ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरिन। दोस्तों, क्लस्टर हेडेक के कुछ और ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को टीवी देखते हुए भी क्लस्टर हेडेक का दौरा पड़ सकता है। तो इसका मतलब वो है कि जो फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं वो क्लस्टर हेडेक के लिए एक रिस्क फैक्टर है। कई लोगों को कुछ तरह की स्मेल से, कुछ तरह की जो गंध होती है, खुशबू, उससे भी क्लस्टर हेडेक की होने की संभावना देखी जाती है। दोस्तों, कई बार लोगों को जो क्लाइमेट चेंज होता है, जब वेदर अचानक से चेंज हो जाता है, तब भी देखा गया है कि क्लस्टर हेडेक का अटैक पड़ सकता है। दोस्तों, हम क्लस्टर हेडेक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किन-किन लोगों को रिस्क ज़्यादा है क्लस्टर हेडेक से प्रभावित होने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि जेंडर, जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, उनमें महिलाओं के बजाय ज़्यादा चांस होते हैं कि उन्हें क्लस्टर हेडेक हो सकता है। साथ-साथ दोस्तों, एज का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नॉर्मली क्लस्टर हेडेक ज़्यादा देखा गया है 20 साल की एज से लेकर के लगभग 50 ईयर्स की एज तक में। उसके बाद इसके चांसेस कम हो जाते हैं, 20 साल की एज से पहले भी इसके चांसेस कम होते हैं। तो अगर कोई उस ड्यूरेशन में है और क्लस्टर हेडेक वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर एक डायग्नोसिस बनाने में डॉक्टर्स को भी हेल्प मिलती है। साथ-साथ दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर है। देखा गया है कि स्मोकर्स में क्लस्टर हेडेक होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है बजाय नॉन स्मोकर्स के। जैसे हमने ज़िक्र किया था, अल्कोहल भी एक दोस्तों रिस्क फैक्टर है, और अल्कोहल लेने वालों में भी क्लस्टर हेडेक होने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री है क्लस्टर हेडेक की, मतलब कि भाई-बहनों में या माता-पिता में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को क्लस्टर हेडेक था, उनके अंदर भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्लस्टर हेडेक डेवलप होने के। दोस्तों, हम बात करते हैं क्लस्टर हेडेक की डायग्नोसिस कैसे बनती है। तो जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ किया था कि इसकी डायग्नोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हेड का सीटी स्कैन करो, एमआरआई स्कैन करो या कुछ भी और इमेजिंग करो, उससे कुछ पता लग जाए अंदर की क्लस्टर हेडेक है, ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें डॉक्टर करा सकते हैं ये देखने के लिए कि कोई और चीज़ तो नहीं है। लेकिन क्लस्टर हेडेक में जो ब्रेन है उसके अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और इसमें बेसिकली इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए डॉक्टर्स आपसे बात करते हैं, आपके सिम्टम्स को असेस करते हैं कि आपका हेडेक किस तरह का है। क्या वो सर के एक तरफ में हो रहा है, क्या साथ-साथ में आपकी जो आँखों के सिम्टम्स हैं या जो नाक के सिम्टम्स हैं वो सब हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर्स एक नतीजे पे पहुँच रहे होते हैं आपके सिम्टम्स को असेस करके कि हो सकता है आपको क्लस्टर हेडेक हो। आपका पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम किया जाता है, पूरा फिज़िकल एग्ज़ाम किया जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह करा के देखा जाता है कि कोई और समस्या तो नहीं है, कि बाई चांस किसी और प्रॉब्लम के सिम्टम्स हों जो क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स के साथ में ओवरलैप करते हों। तो अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती तो फिर क्लस्टर हेडेक की डायग्नोसिस बनाई जाती है। दोस्तों, हम क्लस्टर हेडेक के मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन का एक रोल है। कई सारे पेशेंट्स को देखा जाता है कि जब अगर ऑक्सीजन हेडेक के टाइम पे दी जाए मास्क के ज़रिए, तो 10-15 मिनट में उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, कुछ एक पेशेंट्स में ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन का एक रोल है। साथ-साथ दोस्तों, कुछ एक मेडिसिन्स भी होती हैं जो क्लस्टर हेडेक के पेशेंट्स में दी जाती हैं ताकि उनके सिम्टम्स कम हो सकें। जैसे कि ट्रिप्टान ग्रुप की मेडिसिन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सुमाट्रिप्टान, और ऑक्ट्रोटाइड भी होता है दोस्तों, ये भी दिया जा सकता है कई सारे पेशेंट्स में डॉक्टर की सलाह पे। और दोस्तों, कई सारे पेशेंट्स में डॉक्टर्स डाइहाइड्रोएर्गोटामिन मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। कई सारे पेशेंट्स में दोस्तों लोकल एनेस्थेटिक्स भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं ताकि क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स मिनिमाइज़ हो सकें, कंट्रोल में आ सकें। दोस्तों, कुछ एक मेडिसिन्स ऐसी भी होती हैं जो कि इसलिए प्रेस्क्राइब की जाती हैं ताकि क्लस्टर हेडेक का कम से कम अटैक पड़े, मतलब कि प्रिवेंटिव मेडिसिन्स होती हैं ताकि क्लस्टर हेडेक का दौरा ही कम से कम पड़े। कौन-कौन से ग्रुप की मेडिसिन्स नॉर्मली इसमें दी जाती हैं दोस्तों? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, स्टेरॉइड्स भी दी जा सकती हैं दोस्तों, और लिथियम कार्बोनेट भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। वैसे लिथियम मोस्टली जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें दी जाती है, बट क्लस्टर हेडेक के प्रिवेंशन में भी उसका रोल देखा गया है। तो ये डॉक्टर्स के ऊपर होता है कि अगर आपके क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटिंग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, तो वो इसके प्रिवेंशन के लिए भी कुछ एक मेडिसिन्स आपको दे सकते हैं आपकी पूरी जाँच पड़ताल के बाद। दोस्तों, कुछ एक एंटी सीजर मेडिकेशंस होती है, मतलब कि वो मेडिकेशंस जो मिर्गी के दौरे में दी जाती हैं, जैसे कि
टोपिरामेड, उनका भी कुछ प्रभाव देखा गया है प्रिवेंटिव रोल में, मतलब कि क्लस्टर हेडेक ना हो पाए इसके लिए भी कुछ डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, लेकिन सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं उनका क्लस्टर हेडेक में पूरी तरह से अभी वैलिडेशन नहीं है उनकी एफिकेसी का कि वो पूरी तरह से काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हर एक पेशेंट को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर ही देते हैं, बट हाँ कुछ एक तरह की सर्जरीज होती हैं। दोस्तों सर्जिकल ऑप्शंस में स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन स्टिमुलेशन करके एक चीज़ होती है, प्रोसीजर होता है। साथ साथ दोस्तों ऑक्सीपिटल नर्व स्टिमुलेशन करके भी एक प्रोसीजर होता है, और एक ऐसा भी होता है जिसमें कि जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है जिसकी वजह से कि नॉर्मली समझा जाता है कि ये जो क्लस्टर हेडेक का पेन है ये हो रहा होता है, तो उसका पाथवे भी थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वो जो नस है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होकर के पेन की सेंसेशन ना पैदा करे। बट हाँ ये जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं दोस्तों, ये अभी आप समझ सकते हैं कि बहुत प्राइमरी फेज़ में है, इनिशियल फेज़ में ही है। अभी जो इनके बेनिफिट्स हैं और जो इनके हार्म्स हैं अभी उसमें बैलेंस चल रहा है। तो अभी ऐसा नहीं है कि क्लस्टर हेडेक में सर्जिकल ट्रीटमेंट लेने से फ़ायदा हर एक पेशेंट में होता है, ऐसा नहीं है। अभी साइंस इस पर रिसर्च अपनी आगे कर रही है। दोस्तों अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें कि हम क्या क्या चीज़ें करें कि जिसकी वजह से क्लस्टर हेडेक का अटैक या तो कम से कम पड़े, या अगर पड़े भी तो वो मैनेजेबल हो, तो इसमें आपके हाथ में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना है कि आप अपने सोने का शेड्यूल बिल्कुल टाइम पे रखिए। आपकी नींद की जो ड्यूरेशन है वो पूरी आपको मिलनी चाहिए, नींद आपको गहरी आनी चाहिए। वो आपको देखना है अपने आसपास का जो वातावरण है, सोने का एटमॉस्फेयर है, वो आपको ठीक ठाक अनुकूल रखना है। साथ साथ दोस्तों आपको अल्कोहल पूरी तरह से अवॉइड करना है। आपको स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो पूरी तरह से अवॉइड करनी है, क्योंकि क्लस्टर हेडेक ये चीज़ें बढ़ाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लस्टर हेडेक के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं फिर कह रहा हूँ, फ्राइटनिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डराने वाले हो सकते हैं, तभी इसका नाम सुसाइड हेडेक रखा गया है। क्योंकि जब ये हेडेक हो रहा होता है तो बहुत सारे पेशेंट्स को बिल्कुल अंदर से इतनी घबराहट हो रही होती है, अंदर से इतना वो डर चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि ये हेडेक से तो अच्छा है कि जान ही चली जाए। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस क्लस्टर हेडेक से जूझ रहे हैं, कि आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका जो भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है वहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि आप जब ट्रीटमेंट लेंगे आपके सिम्टम्स फिर धीरे धीरे कम होंगे, आपके सिम्टम्स धीरे धीरे मैनेजेबल होंगे, तो आप अपनी लाइफ को फिर भी ठीक से गुजार सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और क्लस्टर हेडेक के बारे में अगर आपको लगता है कि किसी को भी इस वीडियो के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो वहाँ पे शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे अपने हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स उठा सकें, हेल्थ रिलेटेड अच्छे डिसीजंस ले सकें। फिर भी अगर आपको लगता है कि क्लस्टर हेडेक की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, या बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को वो रेफ़र करेंगे, वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपसे ठीक से बात करेंगे और आपको कई सारी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आप किस तरह से अपने मन के ज़रिए, अपने मन को कंट्रोल करके, अपने मन को गवर्न करके, उसे डायरेक्शन दे करके आप क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा अंदर से प्रभावित ना हो, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी या परेशान ना हो।